हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, यूपीएम आर्ट्स क्लासेस जो यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, यूपीएम आर्ट्स क्लासेस चैनल, उस पर आपको इकोनॉमिक्स की, राजनीति विज्ञान की, इतिहास की और इंग्लिश की भी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ और डेली इस पे वीडियो अपलोड होंगे। डेली से वीडियो अपलोड होंगे, आप उनको देखो, सुनो और जितनी हो सके उतनी सरल भाषा में, उतनी सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे पक्का भरोसा है कि आपको जब यहाँ से निकलेगी बात तो आपके दिल से निकलेगी, तो बात आपके दिल तक पहुंचेगी। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ाई में एक इंटरेस्ट पैदा होगा, रुचि पैदा होगी, तो पढ़ने में आपको मजा आएगा। ये नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोझ है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा एमपी क्वेश्चन है। आप जुड़ के पढ़ो बस उसको रियल जो वर्ल्ड है, वास्तविक जो दुनिया है, उससे आप कनेक्ट कर लो, उससे जोड़ के पढ़ो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। गणेश जी का नाम लेके, माँ शारदा का नाम लेकर और हमारे भोलेनाथ जी का नाम लेकर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं राजनीतिक विज्ञान से। तो राजनीतिक विज्ञान जो आपकी है ना, उसका अध्याय 1 है 2, ध्रुवीयता का अंत। क्या नाम है इसका? 2, ध्रुवीयता का अंत। अब इसमें आप पहले ध्यान दो कि ध्रुव जो शब्द है, ध्रुव शब्द का अर्थ होता है महाशक्ति। ध्रुव का अर्थ होता है महाशक्ति। द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? द्वि मतलब 2, द्वि जो है उसका मतलब क्या हुआ? 2, और ध्रुवीयता का मतलब क्या हो गया? महाशक्तियां। तो द्विध्रुवीयता से क्या आशय है? तो आंसर क्या बन जाएगा? 2 महाशक्तियों का होना ही या 2 महाशक्तियों का अस्तित्व ही द्विध्रुवीयता कहलाता है। ठीक, अब ये जो शब्द है ये आया कहाँ से, किस संदर्भ में आया, क्यों आया? ठीक, इसके बारे में मैं आपको एक स्पष्टीकरण देता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि ये शब्द कैसे बना और इसमें कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें बात ये होगी कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, आप सब जानते हो। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1919 के बीच हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ, है ना। वापस सुना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला, परंतु यहाँ बात आएगी द्वितीय विश्व युद्ध की, है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, खत्म हो गया। अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक, कब हुआ? 1945 के अंदर। और 1945 से ही सुनना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और 1945 से ही अमेरिका और सोवियत संघ, कौन कौन से देश थे? अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया? शीत युद्ध। ठीक, अब शीत युद्ध का मतलब क्या होता है आप समझ लो। शीत युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता है। शीत युद्ध में वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। क्या होता है? इसमें एक दूसरे की जासूसी होती है। दोनों ही देश एक दूसरे की जासूसी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति बदले की भावना होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गुप्त सैनिक समझौते करते हैं। ये सब काम करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। तो ये अर्थ हो गया शीत युद्ध का। तो ये वाली स्थिति बन गई 1945 से। किनके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, है ना, कि ये बात शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई, इन चीजों की, घटनाओं की क्रम के अनुसार शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, अब शीत युद्ध शुरू हुआ तो ये 1945 से लेकर
1990 तक चला, 1945 से 1990 तक चला, मतलब बहुत लंबा चला शीत युद्ध। अब शीत युद्ध चला तो इस बीच कुछ प्रमुख चीजें भी हुई। एक सबसे प्रमुख चीज जो हुई थी वो ये हुई थी कि अमेरिका भी महाशक्ति था, इधर सोवियत संघ भी महाशक्ति था, तो इन दोनों को महाशक्तियां कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों महाशक्तियां हैं, है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुविता, मतलब दो महाशक्ति हैं, क्योंकि अमेरिका भी महाशक्ति है दुनिया के अंदर एक पावरफुल कंट्री। उसी टाइप से सोवियत संघ भी उस टाइम पर, किस टाइम पर, 1945 से लेकर वो भी महाशक्ति था, ठीक है। अब चूंकि महाशक्ति थे तो आमने सामने शीत युद्ध शुरू हो गया। अब शीत युद्ध आपको समझ में भी आ गया क्या होता है, ठीक। अब स्थिति ये बनी कि जब शीत युद्ध शुरू हो गया तो दोनों ही महाशक्तियों ने मतलब अमेरिका ने भी अपने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, उधर सोवियत संघ ने भी अपने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इधर भारत ने, अब आते हैं भारत की तरफ, हमारे अपने देश भारत की तरफ आते हैं, है ना, कि उस टाइम भारत भी तो था, तो भारत में क्या कुछ हो रहा था, थोड़ा इधर आता है। अब उन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि अपने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि हमारे अनुयायी बढ़े, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, हमारा अनुकरण करने वाले बढ़े, तो अनुयायी की संख्या बढ़ाना शुरू कर दी। अमेरिका की जो विचारधारा थी यहाँ पर, उसकी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा। इधर सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा। अब पूंजीवादी विचारधारा मतलब क्या होता है, पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हो, 5 तरह के होते हैं, भूमि, श्रम, संगठन, साहस और पूंजी। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, कौन से हो गए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये 5 प्रकार के उत्पत्ति के उत्पादन के साधन होते हैं। तो उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का अधिकार जब होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आएगा। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर या तो समाज का या सरकार का स्वामित्व होता है, उसका अधिकार होता है या उसका नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर या तो समाज का या सरकार का अधिकार, नियंत्रण या स्वामित्व होता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब बात ये हुई कि दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने अनुयायियों की संख्या, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इधर बात आती है भारत की, तो भारत में क्या हो रहा था उस समय, है ना, भारत में कुछ कर रहा होगा, भारत में कुछ घटना हो रही हुई, तो भारत में हो रहा था स्टूडेंट्स की, नेहरू जी, है ना, आप सब जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे, ठीक। अब क्या हुआ कि बहुत सारे देश, कुछ देश तो अमेरिका को फॉलो करने लगे, उसके गुट में शामिल हो गए, पूंजीवादी गुट में चले गए, कुछ देश सोवियत संघ के साथ चले गए तो साम्यवादी गुट में शामिल हो गए। लेकिन यहाँ भारत ने क्या किया, भारत ने एक अलग तरह की नीति अपनाई, भारत न तो पूंजीवादी गुट में गया, ना अमेरिका के गुट में गया, न इधर साम्यवादी गुट में या सोवियत संघ के गुट में गया। फिर भारत ने क्या किया, तो भारत ने एक अलग ही नीति अपनाई जिसका नाम है गुट निरपेक्षता की नीति। क्या नाम है, गुट निरपेक्षता की नीति। और गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या होता है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, न तो अमेरिका के गुट में और न ही सोवियत संघ के गुट में। तो क्या अर्थ हो गया गुट निरपेक्षता का, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो भारत ने ये नीति अपनाई और भारत ने जो विदेश नीति बनाई। अच्छा, विदेश नीति क्या होती है ना, अपनी जो विदेश नीति के निर्माता कहे जाते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं,
क्योंकि आज भी और शुरू से जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज वर्तमान तक भी जो विदेश नीति बनती है भारत की वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही फॉलो की जाती है। तो भारत की जो विदेश नीति के निर्माता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भारत की जो विदेश नीति बनाई वो विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति के नाम से जानी जाती है। मतलब भारत ने तय किया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति होगी, मतलब हम दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, अपने देश के आर्थिक हितों को देखते हुए, देश के आर्थिक हितों को देखते हुए और देश के विकास को देखते हुए हम निर्णय लेंगे। लेकिन हम किसी भी गुट के पीछे लोग नहीं बनेंगे, उसके पीछे पीछे नहीं चलेंगे। ठीक, अब क्यों नहीं चलेंगे? भारत क्यों नहीं चलना चाहता था किसी भी गुट के पीछे? क्योंकि 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 अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? क्या बनता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? उसके पीछे कुछ कारण थे। कारण मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको। गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई, नंबर 1 साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। पहला पॉइंट क्या आएगा? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। क्योंकि भारत शुरू से ही लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी देख चुका था। तो भारत चूंकि लंबे समय तक साम्राज्यवाद से पीड़ित था और उपनिवेशवाद से भी पीड़ित था, अंग्रेजों की लंबी गुलामी देख चुका था, तो भारत नहीं चाहता था कि वापस से चक्कर में पड़े। तो भारत साम्राज्यवाद का भी विरोधी है और उपनिवेशवाद का भी विरोधी है ना। तो इसके विरोध के चलते भारत ने क्या किया? दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपनी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन भी किया। ठीक है, ठीक। और भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है जिसके निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो स्वतंत्र विदेश नीति का जो प्रमुख लक्षण है वो भी गुट निरपेक्षता ही है। वो भी क्या है? गुट निरपेक्षता। और गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या हो गया? किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? देश का आर्थिक विकास। ठीक। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चाहते थे कि भारत का तेजी से आर्थिक विकास हो। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो भारत की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत ही कमजोर हालत थी, पिछड़ी हालत थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, है ना। आर्थिक रूप से कोई विकास नहीं के बराबर था, क्योंकि अंग्रेज तो सब लूटपाट के इंग्लैंड लेके जा रहे थे, है ना। तो एक तरह से लूट ही लिया था अंग्रेजों ने भारत को। ऊपर से भारत के 2 टुकड़े अलग करवा दिए। भारत के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। वो समस्या, उसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि भारत का विभाजन हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, और भी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक। अभी ये टॉपिक हम क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि चूंकि भारत अपना आर्थिक विकास करना चाहता था, आर्थिक विकास करने के लिए क्या करना पड़ा भारत को? दोनों गुटों से अलग रहने ही भारत ने उचित समझा, क्योंकि दोनों गुटों से अलग रहेंगे तो क्या होगा? अपन अपने आर्थिक विकास पर फोकस कर पाएंगे। तो भारत अपने आर्थिक विकास पर फोकस करेगा तो निश्चित ही देश का आर्थिक विकास थोड़ा तेजी से होगा, भारत की ग्रोथ थोड़ी तेजी से होगी। ठीक। मान लीजिए आप 12th में पढ़ते हैं, 12th A के अंदर आप पढ़ते हैं मान लो सेक्शन में, और वहाँ कोई 2 लड़के हैं, मान लो 2 लड़कों की झगड़ा हो गया, है। 2 लड़कों के बीच झगड़ा हो गया। एक लड़के का नाम है सुरेश, यानी मान लो अमेरिका। एक लड़का है महेश, अब मान लो सोवियत संघ। एक लड़के का नाम है सुरेश कौन हो गया? अमेरिका। एक लड़के का नाम है महेश कौन हो गया? सोवियत संघ। इनके बीच क्या हो गया? शीत युद्ध शुरू हो गया। मतलब ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बदले की भावना रख रहे हैं। ठीक, ये सब काम कर रहे हैं, एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक गोपाल नाम का लड़का, गोपाल मान लो यहाँ पे भारत है। गोपाल कौन है? गोपाल यहाँ पर भारत है। तो गोपाल ने क्या नीति अपनाई कि मेरे लिए तो ठीक है सुरेश भी अच्छा है, मेरे लिए
महेश भी अच्छा है, ना मुझे सुरेश को फॉलो करना है ना मुझे महेश को फॉलो करना है। मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने अच्छे परसेंटेज 12th के अंदर बनाने हैं। मुझे तो स्कूल जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोचिंग जाता हूँ तो कोचिंग पे जाऊँगा, पूरे दिल से पढ़ाई करूँगा। और जो चैनल हमारा चला है आप ही लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। इसका नाम है यूपीएम आर्ट्स क्लासेस। ये हमने स्पेशल सबसे 11th और 12th और विशेष रूप से क्योंकि 12th की जो एग्ज़ाम होती है वो बोर्ड एग्ज़ाम होती है और उसमें जो मार्क्स आते हैं काफ़ी आगे तक आपको आगे ले जाते हैं। कई जगह पे वो चीज़ काम में आती है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज बन गए तो काफ़ी वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आगे तक भी फायदे उसके मिलते हैं। तो मेरा और चैनल का यही मकसद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और वीडियो सुनने मात्र से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर याद होंगे। बिल्कुल जमीनी भाषा में, सरल भाषा में समझाऊंगा। मैं कोई किताबी भाषा यूज नहीं करूँगा, कोई गाइड की भाषा यूज नहीं करूँगा, बिल्कुल ही सरल भाषा। ओके। तो वहाँ गोपाल नाम का जो लड़का था वो मान लो उन्होंने भारत, तो गोपाल ने क्या सोचा कि मेरे लिए ठीक है, सुरेश के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैं इसको भी फॉलो नहीं करना है, मुझे तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे अच्छे परसेंटेज बनाने में भी बोर्ड एग्जाम में देने जा रहा हूँ। ठीक। तो भारत ने भी यही काम किया। भारत ना अमेरिका के साथ गया न सुरेश सिंह के साथ गया। भारत ने अलग ही नीति अपनाई। तो नीति का नाम था गुटनिरपेक्षता की नीति। समझ आइए, ताकि वो अपना आर्थिक विकास तेजी से कर सके और दोनों ही महाशक्तियों से भी वो सहायता ले सके। मान लो दोनों से दुश्मनी मोल ले लेगा, अगर किसी भी ग्रुप में अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा है तो दोनों से संबंध भी ठीक ठाक बने रहेंगे। तो किसी एक से दुश्मनी मोल नहीं लेगा तो दोनों से आर्थिक सहायता भी लेगा, दोनों से हथियारों की जरूरत पड़ी हथियारों की सहायता भी मिलेगी ना। जैसे गोपाल है तो गोपाल ने कहा कि कभी सुरेश से जरूरत पड़ गई कॉपी मांग लेंगे, कभी महेश से जरूरत पड़ गई कॉपी मांग लेंगे, तो मेरे लिए दोनों अच्छे हैं, मैं चक्कर में क्यों पढ़ूं, और मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं झगड़े में पढ़ने के लिए क्या है, तो मैं चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक। तो भारत ने वही नीति अपनाई। तो ये कारण थे भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के। और मैं इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और आपसे निवेदन है, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक, डेली वीडियो अपलोड करूँगा। और राजनीति में, इकोनॉमिक्स के अंदर और इतिहास और इंग्लिश में भी ठीक है आपकी पूरी हेल्प करूँगा और जरूरत पड़ी तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन ये बात है कि आप कंटिन्यू चैनल को देखें, है ना, इसे थोड़ा लाइक भी करें। चैनल आपका अपना ही समझो इसको, क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया है, चैनल आपके लिए ही बनाया है। जो भी मेहनत मेरी होगी आपके लिए होगी। तो नया चैनल है, पर ये कि यहाँ से पढ़ाऊँगा तो वहाँ तक समझ गया। आप इस चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, यूपीएम आर्ट्स क्लासेस चैनल, तो लाइक भी करना है इसको, दूसरे बच्चों को शेयर भी करना, उनको भी जोड़ना। फिर लाइव क्लास भी लगेगी, है ना, तो उसमें भी मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके।